एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है ये हुआ से। जहर के असर से उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी और चिलियन को उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लगती है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ सैंड वैली चलो, वहाँ जाके हम तुम्हारा मतलब इलाज करवा सकते हैं। अब वो उन्हें लेकर वहाँ से चल पड़ता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है गुगोंग पर, जो कि मून सेक्ट का लेफ्ट गार्डियन होता है। वो वालियान को खबर देता है कि जो सैनिक हमने प्रिंस जानलान को पकड़ने के लिए भेजे थे उनमें से कोई नहीं बचा है। वालियान कहती है कि मैंने बाइदी के शिष्य को कम आंका, लेकिन वो मेरी उम्मीद से ज़्यादा ताकतवर निकला। अब वो स्नो टावर के बारे में पूछती है। गुगोंग बताता है कि स्नो टावर की पहले की तरह उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं रही है, लेकिन जो ये चिंग है वो अब अपने आदमी को इकट्ठा कर रहा है और स्नो टावर की जो खो गई रिस्पेक्ट है उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करने के बारे में प्लान कर रहा है। गुगोंग कहता है कि अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए तो ये मून सेक्ट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अब वालियान कहती है कि तुम जो मून सेक्ट के लेफ्ट गार्डियन हो तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से निभाओगे। गुगोंग कहता है कि मैं अपनी जान देकर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊंगा। गुगोंग अब वालियान कहती है कि तुम काफ़ी लंबे समय से लेफ्ट गार्डियन के तौर पर काम कर रहे हो, तो कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मून सेक्ट के लिए मेरे अलावा कोई और बेहतरीन उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन गुगोंग कहता है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, आप मून सेक्ट के लिए बेस्ट कैंडिडेट हो। अब जो वालियान होती है वो उसे प्रिंस जानलान के मैटर को सीरियसली लेने के लिए कहती है और वहाँ से भेज देती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है स्नो टावर का, जहाँ पर जो यीचिंग होता है वो अपने फादर के साथ सीक्रेट चैम्बर में होता है। वहाँ उसके फादर उसके एक कैबिन की चाबी देते हैं और कहते हैं कि जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत न पड़े इस कैबिन को मत खोलना। यीचिंग कहता है कि इसमें तो मदर की मून सेक्ट से लाई हुई वो सीक्रेट किताबें हैं ना। तो उसके पिता कहते हैं कि हाँ। इसके बाद हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो स्नो टावर के लीडर हैं और उनका बेटा यीचिंग और उसकी मदर शुवेन बड़ी हैप्पीली लाइफ बिता रहे थे, लेकिन उन्हें बस एक ही चिंता खाई जा रही थी, वो थी मून सेक्ट की। क्योंकि जो शुवेन होती है वो मून सेक्ट की सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार रीडर होती है और उसे वापस पाने के लिए मून सेक्ट कुछ भी कर सकता था। इसी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए स्नो टावर के मास्टर ने एक प्लान बनाया था। प्लान ये था कि वो बेहतरीन हीरोज़ को इकट्ठा करके उनके अगेंस्ट जाएंगे और मून सेक्ट को तबाह कर देंगे और एक अलग राज्य की स्थापना करेंगे जिसका नाम उन्होंने स्नो टावर रखने की सोची थी। क्योंकि जो शुवेन होती है वो एक स्टार रीडर होती है, वो जानती थी कि भविष्य क्या होगा, इसलिए वो अपने बेटे और पति को बचाने के लिए वहाँ से एक लेटर छोड़ के मून सेक्ट की ओर वापस चली जाती है। बेचारे शुवेन का नाम लेते ही रह जाते हैं। अब हमें बैक प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्नो मास्टर बताते हैं कि मैंने काफ़ी हीरोज़ को इकट्ठा करा, लेकिन बाइदी ब्लड डीमन शुगु के होते हुए भी हम मून सेक्ट को तबाह नहीं कर पाए थे। इसके बाद यीचिंग हॉल से बाहर आ जाता है। बाहर आके देखता है कि चिंग उसका वेट कर रही है ताकि उसे दवाई दे सके, लेकिन यीचिंग कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी फिक्र करने के लिए नाचू पहले से ही यहाँ पे है। लेकिन चिंगमिंग कहती है कि 10 साल पहले जब मेरे पिता मर चुके थे और मैं अकेली हो गई थी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे साथ रुकने की, लेकिन आपने मेरे साथ रुकने के लिए अपनी जान को रिस्क में डाला था, तो मुझे भी आपके लिए कुछ करना है, इसलिए वो उसके साथ रह रही थी। अब ये बात सुनते ही ये चिंग जो है उसके हाथ से दवाई ले लेता है और पी लेता है। जैसे ही वो कब वापस करता है चिंगमिंग उसका हाथ टच कर लेती है। उसका हाथ टच करते हुए वो बताती है कि आपका हाथ तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। यीचिंग कहता है कि हाँ, नानचू ने बताया था कि मेरी बीमारी थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें हांगवॉन्ग का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक लेडी से हेल्प लेकर अपनी जो मरहम पट्टी करवाता है और उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। इतने वहाँ पर लेडी जीमो आ जाती है। लेडी जीमो को देख के वो कहता है कि स्नो टावर ये हर जगह पर है, मैं आज छोड़ूंगा नहीं, और ये बात तो भूल जाओ कि मैं सरेंडर करने से रहा। वो तलवार चारों तरफ घुमाता है और कहता है कि बाहर आ जाओ, लेकिन लेडीज वो कहती है कि मैं अकेली हूँ और कोई नहीं है, मैं आज तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। अब वो कहता है कि बात क्या करनी है। लेडीज वो कहती है कि तुम्हारा जो घोड़ा था वो मर गया है या फिर अभी तक जिंदा है, लगता है वो मर चुका है। हांगवॉन्ग कहता है कि मुझे पता नहीं था कि स्नो टावर को इस तरह के मैटर्स में भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन मैं अपना रिवेंज लेकर रहूँगा। जीमो कहती है कि तुमने इसलिए प्यानी असेंबली को ज्वाइन करा था क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो ईवल को ख़त्म करेंगे, बुरे लोगों को ख़त्म करेंगे और अच्छे लोगों का साथ देंगे, गरीबों के संरक्षक बनेंगे।
लेकिन तुम्हें त्यानी असेंबली की असली पहचान का पता ही नहीं था। तुमने उस दिन ये देखा था कि चान फैमिली के कुछ मेंबर्स ने उस घोड़े को मारा था, लेकिन अगले दिन 17 जो चान फैमिली के मेंबर थे उन्हें पनिश किया गया था, लेकिन वो तुम्हें पता नहीं है। तुम हमारे साथ चलो, तब तुम्हें पता लगेगा कि जो सच्चाई का असली मतलब क्या है। इसके बाद जीमो वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि ये फैसला करना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम गलत का साथ दोगे या सही का, और वहाँ से चली जाती है। अब हमें सैंड वैली के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही प्रिंस और ये हुआ वहाँ पर पहुँचते हैं, चानलियान उसे एक कपड़ा देता है और कहता है कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, क्योंकि सैंड वैली का ऐसे रूल है कि आउटसाइडर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो सैंड वैली में अलाउ नहीं है। इसलिए आपको इसके अंदर जाने का जो मेथड है उसको नहीं देख सकते आप। वो उनकी आंखों पर पट्टी पहना देता है और सीक्रेट जो की होती है उसका यूज़ करके मेन गेट को खोलता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कारागार का, जहाँ पर हमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि लॉर्ड मेक से मिलने के लिए शीशु आए हुए हैं और वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, लेकिन लॉर्ड मेक बताते हैं कि मैं आपके साथ काफ़ी लंबे समय से हूँ, मैं भी आपकी तरह एक हीरोइक पर्सनैलिटी बनना चाहता हूँ। लॉर्ड स्नो टावर के जो लॉर्ड हैं वो बताते हैं कि मैं तुम्हारी हर एक गलती को माफ़ कर सकता था, लेकिन तुमने मून सेक्ट के साथ कोलैबोरेट किया है, उनके साथ मिलकर तुमने स्नो टावर को तबाह करने की कोशिश करी है, मैं इस गलती को माफ़ नहीं कर सकता। अब उन्हें काफ़ी बहस हो जाती है, लेकिन बहस के दौरान स्नो टावर के मास्टर की जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है और उनके मुँह से खून निकलने लगता है। इसका मौके का फ़ायदा उठाकर लॉर्ड मेई उस पर हमला कर देते हैं और ऐसा लगता है कि वो उसे मार देते हैं। और इतने में वहाँ पर एक सेवक आ जाता है, वो कहता है कि मैं आपको छुड़ाने के लिए आया हूँ, और लॉर्ड मेई को छुड़ा के वहाँ से ले जाता है। और उनके जाने के बाद हमें क्या दिखता है कि जो स्नो टावर के मास्टर है उन्होंने एक भ्रम पैदा करा था, अपने डुप्लीकेट को कारागार में भेज दिया था ताकि वो लॉर्ड मेई को वहाँ से भेज सकें, क्योंकि वो उसकी जो वफादारी है, इतने लंबे टाइम तक उसने स्नो टावर की रक्षा करी थी, वो उसे एक मौका देना चाहते थे। अब हमें वापस चानलियान का सीन दिखाया जाता है, जो कि अब सेकंड स्टेप पर पहुंचता है सैंड वैली के अंदर एंटर होने के लिए। सेकंड स्टेप पर वो क्या देखता है कि एक बहुत ही खतरनाक सी फॉर्मेशन होती है, जिसे उसे मतलब सॉल्व करना होता है। उस फॉर्मेशन को अगर वो गलत तरीके से सॉल्व करता है तो उनकी मौत भी हो सकती थी। वो उसे सॉल्व करता है और सैंड वैली में एंटर करते हैं। इसके बाद हमें ये चिंग और चेनमिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि वन के रास्ते कहीं जा रहे होते हैं। अब वो दोनों जो त्यानली असेंबली है उसके द्वारा किए गए विद्रोह के बारे में डिस्कस करते हैं। ये चिनमिंग कहती है कि मेरे द्वारा किया गया ये विद्रोह और इतने कम टाइम में इस फोर्स को इतना स्ट्रांग बनाना, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर बाहर के लोगों का हाथ है। बिना किसी बाहरी मदद के वो इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। ये चिंग बताता है कि हमने त्यानली असेंबली के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढ लिया है, ये मून सेक्ट है। अब वो काफ़ी डिटेल में स्नो टावर के बारे में बताता है। चिनमिंग कहती है कि तुम मुझे स्नो टावर के बारे में इतने डिटेल्स में क्यों बता रहे हो। तो ये चिंग कहता है कि क्या मैं तुम्हें विश्वास नहीं कर सकता, और वहाँ से आगे चल जाता है। दरअसल वो जा रहे होते हैं मून सेक्ट के जो एक साथी के एक गुप्तचर के पास, जो कि स्नो टावर के एरिया में ही कहीं छुपा हुआ होता है। वो एक घर के बाहर पहुँचते हैं। जब ये चिंग अंदर जाने की बात करता है तो चिनमिंग बताती है कि डॉक्टर मो ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है। अगर आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज़ कर लिया है तो फिर मुझे नहीं लगता कि स्टार बेंडर भी आपको बचा पाएगा, तो इसलिए आप यहीं रुकिए। अब चिनमिंग एंटर कर जाती है घर के अंदर। घर के अंदर जाके वो जो विद्रोही होता है उसको ट्रिक करने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर नीडल से हमला हो जाता है। हमले से वो खुद को तो प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन ये चिंग से ये देखा नहीं जाता है कि चिनमिंग मुसीबत में है। वो अपनी तलवार का यूज़ करता है और उस विद्रोही को मार देता है। उसका एक साथी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें सैंड वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चिनलियान और मास्टर वाइदी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो चिनलियान बताता है कि हमने चिनियों को मून सेक्ट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन इसके बावजूद मून सेक्ट के लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रिंस जानलान के सेना में ही कोई विद्रोही है, कोई गुप्तचर है जो हमारी खबरें उन तक पहुंचा रहा था। जानलान मास्टर बाइदी से रिक्वेस्ट करता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल सके जिससे ये हुआ और प्रिंस जानलान की जो है इलाज किया जा सके, लेकिन मास्टर बाइदी के पास कोई इलाज नहीं होता है।
चेनलान कहता है कि क्योंकि अब जो चिन्यू की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो चुकी है, मून सेक्ट के लोग जानते हैं कि हमने उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चिन्यू को वहाँ भेजा था, तो क्या मुझे चिन्यू को वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन मास्टर बाइदी कहते हैं कि उसे कुछ दिन वहीं रहने दो, वो चिनविंग के साथ वापस आ जाएगा। जब चिनविंग अपने पिता की कब्र से वापस आ रही होगी तो वो दोनों साथ में आ जाएंगे। इतने में वहाँ पर येवा आ जाती है। येवा उन्हें बताती है कि मेरे पास प्रिंस जेनलान को ठीक करने का उपाय है, लेकिन मुझे इसके लिए मास्टर बाइदी की इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। अब जेनलान कहता है कि कैसा उपाय। येवा बताती है कि आपको जो ब्लड वेनम प्रिंस के अंदर है वो मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए, इससे प्रिंस की हिफाजत हो सकती है। लेकिन चेनलान कहता है कि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम अपनी जान को खतरे में डाल रही हो। लेकिन येवा कहती है कि ये सिर्फ एकमात्र रास्ता है और मास्टर बाइदी इस रास्ते के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। अब मास्टर बाइदी भी एग्री कर जाते हैं। अब हमें येजिंग और चिनमिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि स्पाई के भागने के बाद वहाँ से वापस आ रहे होते हैं। चिनमिंग कहती है कि वो भाग के जरूर हुआलियान को रिपोर्ट कर देगा, लेकिन फाइनली जो एक जासूस था वो तो यहाँ से भागा। अब मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड में वापस आके त्यांली असेंबली को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। येजिंग कहता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा करने की कोशिश करी तो उसका अंजाम मौत से ही बदतर हो सकता है। ये जो दुनिया है ना, ये नफरत से भरी हुई है और यहाँ पे खून खराबा कभी बंद नहीं हो सकता है। मास्टर बाइदी ने तुम्हें इस सबसे अलग रख के बहुत ही अच्छा काम करा है। अगर तुम इस सब में पड़ती तो तुम फिर से उस नफरत का शिकार हो सकती थी। अब उसे पुरानी बात याद आती है जब बाइदी ने उसकी ब्लड रोज फोर्ड को ले लिया था और कहा था कि मैं आशा करता हूँ कि दोबारा इस सरफेस में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसे एक बर्फ़ की शिला में सील कर दिया था। चिनमिंग कहती है कि इन फ्यूचर अगर तुम पर कोई हमला कर दे तो तुम क्या करोगे। येजिंग बताता है कि मैं स्नो टावर का यंग मास्टर हूँ, तो मुझे इस खून खराबे भरी दुनिया से छुपने की ज़रूरत नहीं है, मैं इससे बच नहीं सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपनी हिफाजत कर लूँगा, तुम इस सब से दूर ही रहना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हमें सीन दिखाया जाता है चिनियो का, जो कि शूबाई से अपनी पूरी सेवा करवा रहा होता है। कभी उससे खाना लाने के लिए कहता है, कभी उससे पानी लाने के लिए कहता है, कभी उससे मसाज करवाता है। सडनली उसे एहसास होता है कि चिनमिंग उसके आसपास है, तो वो शूबाई को वहाँ से भेज देता है। अब वो चिनमिंग से बातें करने लगता है, चिनमिंग से अपने जो ट्रैवल था उसके बारे में शेयर करता है। वो कहता है कि वो प्रिंस के रूप में एक्ट करते करते बोर हो चुका है। चिनमिंग कहती है कि मुझे ब्रदर चिनलियान का लेटर मिला था कि हम दोनों को वापस एक साथ सैंड वैली में जाना है। चिन्यू कहता है कि मुझे भी ऐसा लेटर मिला था। इसके बाद वो थोड़ी बातें करते हैं। चिन्यू उसकी काफ़ी केयर करता है, उसे ग्रिप्स खाने के लिए देता है और तरह तरह के खाने की चीज़ें देता है। कहता है कि सैंड वैली में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। और उसके बाद चिनमिंग वहाँ से चली जाती है। ये सब बातें शूबे सुन लेती है और वो आके उस पर ताबड़तोड़ भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे बताओ कि कौन हो और तुमने मुझसे इस तरह से काम क्यों करवाए। दरअसल जो चिन्यू होता है वो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है, उसे अपना अंगरक्षक बना के अपने साथ घुमाता है, पूरे दोयोंग शहर में घुमाता है। ये बात शूबे को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी कि वो शूबू की बेटी थी और उसको इस तरह से उसने ट्रीट करा है, तो वो क्या कर सकते हैं। चिन्यू अपना इंट्रोडक्शन देता है कि और कहता है कि मैं बाइदी का शिष्य हूँ। अब हमें वापस सैंड वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो गुगवांग होता है वो सैंड वैली के गेट पर पहुँचता है। वो कुछ कैलकुलेशन करता है और सैंड वैली का फर्स्ट गेट तो ओपन कर देता है। उसके बाद वैली में एंटर कर जाता है। इसके बाद हमें येवा और चिनलियान का सीन दिखाया जाता है। येवा चिनलियान के साथ पूरी सैंड वैली में घूम रही थी, लेकिन हर समय चिनलियान के मुंह पे सिर्फ एक ही नाम था, वो थी चिनमिंग। वो चिनमिंग की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा था। वहाँ पर गुगवांग जब सेकंड स्टेप की बारी आती है तो अपने सैनिकों को आगे भेजता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस फॉर्मेशन को कैसे सॉल्व करा जाए। इसके बाद फिर से हमें चिनलियान का सीन दिखाया जाता है और वो येवा के साथ उन्हीं सरसों के खेतों में चला जाता है। येवा बताती है कि तुम हर वक्त ये क्या बनाते रहते हो। तो चिनलियान कहता है कि मैं चिनमिंग के लिए एक गिफ्ट बना रहा हूँ। जब वो छोटी थी तो उसके माता पिता वॉर में मारे गए थे, लेकिन आजकल जो सब घटनाएं स्नो टावर के एरिया में हुई है, मुझे लगता है कि इन सब ने उसके जो दिमाग की शांति, उसके पीस ऑफ माइंड को दोबारा से डिस्टर्ब कर दिया है।
यह कहती है कि तुम उसकी सेफ्टी ही चाहते हो ना। तो चिनलियान कहता है कि हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ पर एक वार्निंग बेल बजती है। दरअसल जब गुगवांग और उसके साथी सैंड वैली में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं और वार्निंग बेल बजती है ताकि सभी को इत्तला किया जा सके कि सैंड वैली में कोई घुसपैठिया घुसने की कोशिश कर रहा है। जब चिनलियान वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि लाशें ही लाशें हैं और वो इमेजिन कर सकता था कि उनके साथ क्या हुआ था। में बाइदी भी वहाँ पर आ जाते हैं। बाइदी उनके ड्रेसअप को देख के समझ जाते हैं कि ये मून सेक्ट के लोग हैं। बाइदी कहते हैं कि मून सेक्ट यहाँ तक पहुँच गया। सीन शिफ्ट होता है मून सेक्ट पर, जहाँ पर जो मेई चैंग होता है वो हुआलियान के पास जाता है और कहता है कि मैंने टावर मास्टर को मार दिया है और वहाँ से भाग आया हूँ। लेकिन हुआलियान कहती है कि टावर मास्टर जिंदा है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। उसे लगता है कि जो मेई चैंग होता है वो उससे गद्दारी करने की कोशिश कर रहा है। हुआलियान कहती है कि तुमने स्नो टावर के साथ गद्दारी की रही है, क्या पता तुम कल मेरे साथ भी गद्दारी कर सकते हो। इसलिए वो उस पर हमला कर देती है और उसके अंदर ब्लड वेनम को ट्रांसफ़र कर देती है। अब हमें स्नो टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टावर मास्टर यी चिंग से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मेरी गलती की वजह से मेई चेंग ने विद्रोह करने की कोशिश करी और तियानली असेंबली को इस्टेब्लिश करा है और मेरी वजह से इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ था। वो तो अपनी हर गलती के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि लेकिन मैं ही इस का एंड करूँगा। मून सेक्ट और स्नो टावर पानी और आग की तरह हैं, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब हमें सैंड वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पाइदी येहुआ के अंदर प्रिंस जानलान से ब्लड वेनम को ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस चालू कर देते हैं। लेकिन प्रोसेस के दौरान येहुआ कहती है कि जब मैं नर्वस होती हूँ तो मुझे कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो वो जानलान से कुछ मीठा मंगाती है। लेकिन जैसे ही जानलान स्वीट्स दे के आता है तब तक सारा गेम ओवर हो चुका था। प्रिंस से ब्लड वेनम येहुआ के अंदर ट्रांसफ़र हो चुका था। अब हमें टावर मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो डॉक्टर मो के साथ बात कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर मो से एक ऐसी दवाई बनाने के लिए कहते हैं जिससे उनकी एनर्जी सडन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 4 घंटे के बाद इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते थे। डॉक्टर मो उनको कहते हैं कि आपने सोच लिया है? तो टावर मास्टर कहते हैं कि हाँ मैंने सोच लिया है। मैंने इतने सालों तक खुद को अंडर एस्टिमेट करा, खुद को एक कमरे में बंद करके रखा है, लेकिन आज मैं सब कुछ ख़त्म करके रहूँगा। आज या बाजी आर हो या पार हो जाएगी। मैंने अपने मिनिस्टर की नहीं सुनी जिसकी वजह से मेरे बेटे को इतना ज़्यादा सहना पड़ा। अब वो डॉक्टर मो को कहते हैं कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, उसके शरीर का ध्यान रखना, और वो लिक्विड पी लेते हैं। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो यी चिंग होता है उसको खबर मिलती है कि टावर मास्टर स्नो टावर में नहीं है, अपने रूम में कहीं नहीं मिल रहे हैं। 2 घंटे पहले उन्हें लास्ट टाइम देखा गया था जब वो डॉक्टर मो के साथ बात कर रहे थे। तभी तियानली असेंबली जो है दोबारा से विद्रोह कर देती है। इस बार विद्रोह का नेतृत्व करने वाला वांग क्वान था। वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक तरीके से विद्रोह कर रहा था, लेकिन सारे के सारे उसके साथ ही मारे जाते हैं। टावर मास्टर उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। लेडीज़ वो कहती हैं कि तुम सरेंडर कर दो क्योंकि जो तियानली असेंबली है वो पूरी तरह से हार चुकी है। लेकिन हांगकांग कहता है कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा, मैं एक हीरो की तरह मरूँगा और एक उदाहरण बन के रहूँगा। मैं अपने जो असेंबली का मोटो है यानी कि कमज़ोरों की रक्षा करना, वायलेंस को ख़त्म करना और जस्टिस की सपोर्ट करना। अब जो स्नो टावर के यंग मास्टर होते हैं यी चिंग, उन्हें याद आती है जब फर्स्ट टाइम तियानली असेंबली ने विद्रोह करा था। तब जो लॉर्ड मेई चैंग होते हैं उनके और हांगकांग के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। उनके मुंह से एक बात निकल जाती है कि तियानली असेंबली में इतना ज़्यादा लॉयल बंदा कैसे हो सकता है। हांगकांग खुद को मारने की कोशिश करता है लेकिन जीमो से रोक लेती है और उसे पकड़ लिया जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि टावर मास्टर जो है सीक्रेट चैम्बर में चले गए हैं। अब वो टावर मास्टर को बचाने के लिए उनके सीक्रेट चैम्बर की ओर भागते हैं। वहाँ क्राउन प्रिंस के रूप में जो चिन्यू होता है उनके काफिले पर मून सेक्ट के लोगों का हमला हो जाता है। लेकिन मून सेक्ट के लोगों का हमला चिन्यू काफ़ी आसानी से भनक लेता है और उन पर हमला कर देता है। उसकी मार्शल आर्ट स्किल देखकर जो शुबई होती है वो सोच में पड़ जाती है कि इतना सारा स्किल कैसे हो सकता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ये चिंग का, जो कि उस सीक्रेट चैम्बर के डोर पर पहुंचता है। उस डोर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है। चिन में कहती है कि तुम अपनी इनर एनर्जी का यूज़ मत करो, इससे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। लेकिन वो नहीं मानता और बार बार दरवाजे पर वार करने की वजह से उसकी तलवार टूट जाती है। इतने में नांचू और लेडी जू भी वहाँ आ जाती है और
नांचू कहता है कि आपको वापस चलने की ज़रूरत है, आपको इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये चिंग कहता है कि जल्दी से बारूद लेकर आओ और इस पत्थर के दरवाजे को तोड़ दो। अब हमें टावर मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि वालियान के साथ बातचीत कर रहा था। बातचीत नहीं बोल सकते, एक तरह से बहस कर रहा था। वो कहता है कि आज मैं इसे ओवर करके रहूँगा। वालियान कहती है कि 10 साल पहले तुम जब मून सेक्ट में आए थे तुमने शुवैन को चुना था, उसके प्यार में पड़ गए, लेकिन कभी भी तुम शुवैन को पा नहीं सकोगे। वो उसे एक लेटर देती है जिसके थ्रू से पता चलता है कि शुवैन अभी तक जिंदा है। अब वो अपनी गलती पर पछताने लगता है, लेकिन वो उसके सारे आदमी पर भारी पड़ जाता है और हमला कर देता है। जैसे वो वालियान पर हमला करने की कोशिश करता है तो मे चांग उसके सामने आ जाता है। दरअसल मे चांग को ब्लड वेनम से कंट्रोल किया जा रहा था और उसके थ्रू एक तरह से वालियानी लड़ाई कर रही थी। उनकी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, लेकिन 4 घंटे का समय बीत चुका था और डॉक्टर मो की दी हुई दवाई का असर भी खत्म हो रहा था और इसके साथ ही शुरू हो रहा था दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स, जिससे जो मे चैंग होता स्नो टावर मास्टर पर हावी हो जाता है और उन पर वार कर देता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। इतने में जो दरवाज़ा टूट जाता है, लेकिन जैसे दरवाज़ा टूट जाता है मे चांग की तलवार भी टावर मास्टर के सीने के आर पार हो जाती है। जैसे ये सब देखकर ये चैंग देख नहीं पाता और फुल फोर्स के साथ वो मे चांग पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। क्योंकि वालियान मे चांग की थ्रू लड़ाई कर रही थी, इसलिए वो भी इंजर्ड हो जाती है। वो मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। ये चैंग डॉक्टर को बुलाने की बात करता है, लेकिन टावर मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारी मदर जिंदा है और तुम्हें उसे बचाना होगा, वो मून सेक्ट में कैद है। इसके बाद जो ये चैंग होता है काफ़ी टूट जाता है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चेन्यू का, जो कि मून सेक्ट के लोगों के साथ लड़ाई करने में बिजी था। इतने में वालियान वहाँ से गुजरती है, उसे शुबई देख लेती है और उसकी ओर हमला कर देती है, लेकिन वालियान के साथ शुबई का कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए वो उससे एक ही पंच में दूर गिरा देती है। वो नीचे गिरे इससे पहले ही चिन्यू से पकड़ लेता है। खैर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सेरेमनी का, जहाँ पर जो यंग टावर मास्टर यानी ये चिंग होता है, अब टावर मास्टर बन चुके थे। वो अपने पिता के सामने वो अपने किए हुए काम से शर्मिंदा था। वो कहता है कि अगर मैंने अपने दुश्मन को अंडरएस्टिमेट नहीं करा होता तो आपको इस तरह से अपना सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। ये बातें जो चिनमिंग होती है वो सुन रही होती है। वो मन ही मन सोचती है कि इस अकेले पर अब पूरे के पूरे स्नो टावर की जिम्मेदारी पड़ जाएगी। इतने में वहाँ पर बाइदी शुगो आ जाते हैं। वो दोनों पहले तो जो टावर मास्टर की कब्र को सैल्यूट करते हैं। इसके बाद वो ये चिंग से बात करते हैं। वो कहते हैं कि यंग टावर मास्टर, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे कह सकते हैं। वेल, हम आपके पिता और हम काफ़ी पुराने और अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये चिंग का रवैया कुछ और था। वो कहता है कि मैं स्नो टावर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी हूँ, लेकिन आपको एक और मुद्दे पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने देखा कि हाल ही में जो क्राउन प्रिंस पर मून सेक्ट ने हमला करा था और उन्होंने सैंड वैली में भी घुसपैठ करने की कोशिश करी है, लेकिन अब हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अब जो बाइदी होते हैं वो कहते हैं कि ये बात तो सही है, उन्होंने सैंड वैली में घुसपैठ तो करी थी, लेकिन उसके इतने जटिल संरचना की वजह से वो अंदर तक नहीं आ पाए थे। लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा, इन फ्यूचर वो ऐसा कर सकते हैं। बाइदी उसकी सोच की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसकी एज काफ़ी कम थी और सोच बहुत ज़्यादा हाई थी। इसके बाद जो शुगु और बाइदी होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। टावर मास्टर वहीं पे बैठे होते हैं। इतने में वहाँ पर नानचू आते हैं और उसके ऊपर कंबल उड़ा देते हैं। वो नानचू से कहते हैं कि मैंने खुद को ओवर एस्टिमेट करा है, लेकिन स्नो टावर जो है अब बिखर रहा है, हमें इसे दोबारा से खड़ा करना होगा। बेशक त्यानली असेंबली तो नष्ट हो चुकी है, लेकिन हमें अब नए आदमी को भर्ती करना होगा। और यहीं पे एपिसोड समाप्त हो जाता है।